चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 ग्रेविटेशन। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल बॉडी एंड उसके बाद उससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। तो एक्चुअली कल जो हम फार्मूला बताए थे फॉर सॉलिड सॉलिड स्फेयर के द्वारा पोटेंशियल जो कल हम पढ़े थे उसको देख लेंगे। कल हमने जो फार्मूला लिखा था सॉलिड स्फेयर के केस में वो गलत लिख दिया था, तो उसको हम लोग देखेंगे और फिर ग्राफ देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली देखते हैं, ये सॉलिड स्फेयर हो गया, ये सॉलिड स्फेयर हो गया, इसका मास m है और मान लो रेडियस a है, ओके। और ये p पॉइंट कहीं है आउटसाइड है, p पॉइंट का मास लेट से m है, r डिस्टेंस पे है, और ये p पॉइंट जो है देख पा रहे हो कि आउटसाइड ऑफ स्फेयर है। तो when p is आउटसाइड, जब p आउटसाइड था तो फॉर्मूला पोटेंशियल का हम क्या पढ़े थे, -gm/r पढ़े थे, ठीक है। अब देखो, अब when p is इनसाइड, तो यहाँ पे हमने गलत फार्मूला लिख दिया था मास। अब देखो एक्चुअली ये क्या है, ये क्या था, ओरिजिन था, ओरिजिन मतलब सेंटर ऑफ स्फेयर था। अब पी पॉइंट मान लो इनसाइड है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट देख पा रहे हो कि इनसाइड है और इसका डिस्टेंस कितना है, लेट से r है, और इसका रेडियस कितना था, a था। तो जब इनसाइड पॉइंट होगा तो इसका क्या मतलब है कि r जो होगा वो लेस देन ए होगा। r जब लेस देन ए होगा, टोटल a है, जब r लेस देन ए होगा तभी तो पॉइंट क्या होगा, इनसाइड होगा, तो r लेस देन ए। तो इसका जो पोटेंशियल होता है r लेस देन ए, जब इनसाइड पॉइंट होता है तो इसका पोटेंशियल जो होता है हमारा, वो मैंने गलत लिख दिया था कल, उसको करेक्ट करते हैं हम लोग और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये होता है gm/2a³, gm/2a³ 3a² माइनस r², 3a² माइनस r², ये होता है फार्मूला, ये होता है फार्मूला। एक्चुअली कल हमने क्या लिख दिया था, v = -3gm/2a³ a² माइनस r² हमने लिख दिया था। ये क्या था, ये गलत था, ये फार्मूला नहीं होता, ये सही था। v = -gm/2a³ 3a² माइनस r²। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ध्यान से देखो, यहाँ बहुत अच्छा तुम्हें ग्राफ बनाने का ट्रिक अभी बताएंगे हम, जो बहुत ही एग्ज़ाम में यूज़फुल हो सकता है। लेट से ये ग्राफ है, ये क्या है तुम्हारा, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, सॉरी सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर है O, और ये डिस्टेंस क्या है r, मतलब r डिस्टेंस है, ये r है, और ये क्या है, सेंटर है। सेंटर मतलब r ग्रेटर देन r क्या है, यहाँ डिस्टेंस है कि जहाँ पे हम पार्टिकल को रख रहे हैं, p पॉइंट पे कोई पार्टिकल, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इनसाइड भी है, तो ये r हो गया, ठीक है। अब देखो, इनसाइड जब पॉइंट था r लेस देन a मतलब r = a मतलब पॉइंट जो है कहाँ पे है, सरफेस पे है, स्फेयर के सरफेस पे, ये देखो सरफेस पे है, स्फेयर के सरफेस, आउटर सरफेस पे है स्फेयर के। अब देखो तो 0 से a क्या हो गया, इनसाइड वाला हम फार्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे gm/2a³ 3a² माइनस r²। अब तुम्हें मान लो कि तुम्हें फार्मूला पता नहीं है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो निकाल सकते हो कि पोटेंशियल r = 0 पे क्या होगा, सेंटर पे, और r = a जो आउटर सरफेस है उस पे क्या होगा पोटेंशियल। चलो ये पहले पॉइंट निकाल के फिर यहाँ पे हम उसका वैल्यू रखते हैं, फिर सोचेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। लेट से यहाँ पे, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, एट r = 0, r = 0, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो r = 0 रख देंगे, तो v = -gm/2a³, r0 रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3a², तो a² से a² ख़त्म, ये आ जाएगा -3gm/2a। तो देखो यहाँ पे -3 मान लो, यहाँ पे -3/2 मतलब -1.5 gm/a, ठीक है। 3/2 को मैं लिख दिया -1.5 gm/a, ओके। अब एट r = a पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो v देखो -gm/2a³। अब देखो r = a रखोगे तो 3a² माइनस a², कितना बच जाएगा, 2a², 3a² माइनस a², तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देखो v = -gm/2a³, 2a², 3a² माइनस a², 2a², तो ये कितना आ जाएगा, -gm/a²,
ए, 2a² से यहाँ से 2a² चला जाए माइनस GM/a, तो ये -1.5 है माइनस GM/a, मतलब इससे जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड अभी क्या है 1.5, अब इसका मैग्नीट्यूड r = a पे क्या है 1, मतलब GM/a को हम क्या ले रहे हैं कांस्टेंट ले रहे हैं, तो 1 आ जाएगा। 1 मतलब इससे कम आ जाएगा, यहाँ पे कहीं वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा GM/a माइनस GM/a। ओके, अब देखो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखो r जब ग्रेटर देन a है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब अब p क्या है आउटसाइड है GM/r, तो r जैसे जैसे बढ़ेगा क्या हो जाएगा, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगा पोटेंशियल का घटता जाएगा। तो चलो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैल्यू घटता जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है -1/-1.5 GM/a, यहाँ देखो तुम 3a² माइनस r² फंक्शन है, मतलब क्या है पोटेंशियल पैराबोलिक जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है r² है, r² ग्राफ बनेगा पोटेंशियल का, r डिस्टेंस r से जो तुम्हारा रिलेशन है वो क्या है पैराबोलिक है, तो यहाँ से पैराबोलिक है। अब देखो पैराबोलिक कैसे बना सकते हो, यहाँ पे 2 पैराबोलिक कर्व आएगा, एक तो देखो, एक तो ये आएगा, ओके, एक ये आएगा, एक तुम्हारा ये वाला भी आ सकता है, ये देखो एक ये कर्व होगा, ये भी कर्व हो सकता है, तो एक्चुअल कर्व जो होगा वो ये वाला है। अभी बताते ये वाला ग्राफ क्यों आया, ये वाला ग्राफ क्यों आया, ओके, ये देखते हैं अभी। चलो, तो ग्राफ हमारा जो आ जाएगा, ये क्या है तुम्हारा पोटेंशियल है इस एक्सिस में, और ये क्या है, ये r है इस डायरेक्शन में। r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड स्फीयर के ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है जिस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ओके, ये r डिस्टेंस हो गया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ग्राफ आ गया। चलो देखते हैं अभी ये जो ग्राफ आया इसका भी एनालिसिस करते हैं। कि देखो जो अभी ग्राफ हम बनाए थे, सही से गौर से देखना, ये r था और ये क्या था, v था। हमने ग्राफ बनाया, यहाँ एक पॉइंट था ओरिजिन, हम अब वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे था, यहाँ पे कोई पॉइंट था, ओके। तो हमने ग्राफ बनाया कि कुछ इस टाइप से जाएगा और इस टाइप से जाएगा। अब मेरा पॉइंट ये है कि ये वाला एक्चुअल ग्राफ है, तो पैराबोलिक तो ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी तो जा सकता था, पैराबोलिक ऐसे भी तो जा सकता था पैराबोलिक, तो ये वाला ग्राफ क्यों नहीं हुआ। तो देखो जब भी तुम ग्राफ ड्रॉ करो, जब सेम मतलब वैल्यू पे आए और तुम्हें देखना है कि कर्वेचर कैसा जा रहा है, ऊपर से इस टाइप से कर्वेचर आ रहा है या इस टाइप से कर्वेचर आ रहा है, तो तुम्हें अगर इसको चेक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। अब देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, जब इनसाइड था, when P is inside the solid sphere, तो पोटेंशियल क्या था, -GM/, इनसाइड है ना, इनसाइड है ना, तो -3GM -GM/2a³ 3a² माइनस r², ये था जब P इनसाइड था, ओके। अब लो P आउटसाइड था, लेट्स से P इज आउटसाइड था, P आउटसाइड था, तो अब पोटेंशियल P आउटसाइड था तो -GM/r। अब देखो तुम्हें जब ग्राफ ड्रॉ करना है, तुम्हें जब कर्वेचर पता करना है कि इस टाइप से जाएगा या इस टाइप से जाएगा, तो तुम्हें स्लोप पता करना है। तो अभी देखो स्लोप से हम कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल का स्लोप किसके टर्म में, ये ग्राफ बना रहे हैं v और r का, तो स्लोप जो होगा, स्लोप क्या होगा, dv/dr आएगा किसी भी पॉइंट पे, dv/dr। तो v पता है, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये स्लोप निकल जाएगा dv/dr। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dv/dr क्या आ जाएगा, -GM/2a³। अब देखो 3a² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे r के टर्म में, तो 3a² कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और r² का डिफ्रेंशिएशन r के टर्म में क्या आ जाएगा -2r। तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, GMR/a³। अब देखो स्लोप जो है dv/dr, ये क्या है तुम्हारा, स्लोप है, ये है क्या स्लोप, ये है क्या स्लोप। तो स्लोप जो है GMR/a³, देखो स्लोप r का फंक्शन है कि r जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। ये बात समझ पा रहे हो, अभी देखो बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा कि dv/dr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल और r के बीच में स्लोप क्या होगा dv/dr, और स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप यहाँ हम निकाले, स्लोप जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू r है कि r जैसे जैसे बढ़ेगा स्लोप उसका बढ़ना चाहिए, कब तक, इनसाइड द स्फीयर, जब 0 से लेकर r का वैल्यू a के बीच हो जाए, 0 से लेकर r का वैल्यू a के बीच हो जाए,
आर का वैल्यू ए के बीच हो जाए, मान लो आर का वैल्यू ए के बीच हो जाए, तो अब देखो 0 से लेकर आर का वैल्यू ए के बीच हो जाए, मतलब ये वाला पोर्शन। अब देखो 0 पे एक वैल्यू मिल गया था, अब आर पे एक वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे देखो आर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, आर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, स्लोप बढ़ना चाहिए। अब देखो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप तुम निकालोगे, तो स्लोप निकालने का तुम्हारा बेस्ट तरीका है कि उस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट निकाल दो। देखो यहाँ पे हम टेंजेंट निकाले तो स्लोप क्या है, यहाँ पे 0 है, स्लोप 0 है। अब देखो जैसे जैसे आर बढ़ोगे स्लोप बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप निकालोगे, यहाँ पे स्लोप निकालो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे देखो और थोड़ा स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे तुम जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो ऑरिजिन से लेकर उसके रेडियस के बीच में, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब यही ग्राफ होगा। और ये वाला ग्राफ में देखो, ये वाला ग्राफ नीचे वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ में देखो, पहले स्लोप क्या था, टेंजेंट निकालोगे, पहले स्लोप देखो, तो स्लोप जो होता है तुम टेंजेंट निकालोगे और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला स्लोप हुआ। अब इस पॉइंट पे देखो, देखो स्लोप घटता जा रहा है, यहाँ देखो स्लोप और टेन थीटा क्या हुआ, घट गया। और इस पॉइंट पे देखो तो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ गया। मतलब स्लोप यहाँ पे, ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ था, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा था, बढ़ के, मतलब ज़्यादा बढ़ते बढ़ते घट रहा था। मतलब पहले सबसे ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर 0 हो गया। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था, उसने हमें दिया कि स्लोप जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहा था। 0 से लेकर जब आर ए के बीच था तो प्रोपोर्शनल टू आर था, मतलब बढ़ रहा था। तो बढ़ रहा था तो ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला नहीं होगा। अब तुम्हें समझ आ गया। अब जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, अगर इस टाइप का कन्फ्यूजन हो तो तुम क्या करोगे, स्लोप निकालोगे। अब देखो यहाँ पे स्लोप निकालो, dv/dr, जब क्या है, p इज आउटसाइड, मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू a है। मान लो p क्या है, आउटसाइड है, तो dv/dr। अब dv/dr कितना आ जाएगा तुम्हारा, gm कांस्टेंट है और 1/r का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/r², तो टोटल हो जाएगा gm/r²। अब देखो r जैसे जैसे बढ़ेगा स्लोप क्या होगा, घटेगा। अब देखो इस पॉइंट से, जैसे देखो r जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेंजेंट निकालोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो तुम, ये देखो ये स्लोप आया। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो तुम, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो, देखो एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे आर, पैरेलल टू आर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0 इनफाइनाइट पे। तो समझ में आ गया हमारा कि यहाँ पे जो था, जब P इनसाइड था, 0 से लेकर आर ए के बीच था, जब इनसाइड था तो क्या था, स्लोप हमारा आर के प्रोपोर्शनल था। स्लोप हमारा क्या था, आर के प्रोपोर्शनल था। आर जैसे जैसे बढ़ रहा था, हमारा स्लोप वैसे से बढ़ रहा था। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ हम निकाले हैं पोटेंशियल और रेडियस का, उसका जो ग्राफ होगा 0 से आर के बीच, तो उसका स्लोप बढ़ता जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हमें पता लग गया कि बढ़ेगा। और फिर यहाँ पे स्लोप क्या, जैसे जैसे आर बढ़ रहा था वैसे वैसे स्लोप घट रहा था, तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, घट गया। तो हमारा ये फाइनली ग्राफ आ गया। अब ग्राफ समझ में आ गया। चलो अब हम आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो वो करेक्ट कर लेना। कल जो हम लेक्चर में जो गलत लिखे थे फॉर्मूला, उसको देख लेना। आज तुम्हें ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हारा। चलो अब देखो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत ही आसान है ये भी टॉपिक। अभी तुम पोटेंशियल पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड में। ग्रेविटेशनल फील्ड पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। ओके, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली क्या है कि मान लो स्पेस है, वहाँ कुछ नहीं है, एक मास को तुम रख दिए हो, कैपिटल एम मास को रख दिए हो स्पेस में। स्पेस खाली है और कैपिटल एम मास में, कैपिटल एम मास है। तो अगर स्पेस में तुम कोई भी पार्टिकल को रखोगे जिसका मास m है, कोई भी मास पार्टिकल को रखोगे, तो क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। अपने आसपास एक क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है। देखो फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है, आसपास क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है। अब जो तुम m मास रखे हो, मान लो आसपास ये क्या करे, फील्ड क्रिएट करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा उसके आसपास। अब मान लो तुम इनसाइड कोई भी इस फील्ड में एक मास रख दो स्मॉल m का, तो ये दो मास क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों मास क्या करता है, अपनी तरफ। अगर स्मॉल मास m है तो वो बड़े मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर कैपिटल मास है तो छोटे मास को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो ये फोर्स जो लगा रहा था, फोर्स, लेट्स से दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2, हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाई पार्टिकल 2, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई पार्टिकल 1। तो एक्चुअली देखो ये दो तरह का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है क्या, व्हेन वी केप्ट ए मास
कैपिटल M in space, capital M mass in space mass in space, and the mass, and that mass capital M creates a gravitational field, और सेकेंड स्टेप होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड in the space around it, क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स विल बी applied on another particle if we kept in that field. अब देखो क्या हुआ कि ये कैपिटल मास हम रखे, कैपिटल एम मास को रखे, तो ये क्या करता है, स्पेस में एक फील्ड जनरेट करता है। एक फील्ड देख रहे हो, ये फील्ड जनरेट करता है। जो फील्ड ये जनरेट करेगा इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा और इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा। जो फील्ड होता है, फील्ड तुम्हें पता है, फील्ड जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इस मास से, उसका फील्ड का जो होता है इंटेंसिटी कम होता जाएगा, मतलब कैपेबिलिटी जो होता है फोर्स लगाने का वो कम होता जाएगा। ये तुम्हारे ग्रेविटेशनल फोर्स से भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm/r², कि जैसे जैसे तुम रेडियस बढ़ाते जाओगे फोर्स वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ नहीं है, अगर भी कोई भी पार्टिकल हम उसमें रखते हैं तो क्या करता है, उसके आसपास जो होता है एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर उस फील्ड में हम कोई अनदर पार्टिकल को रख देते हैं तो एक दूसरे की तरफ क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखो, अब फील्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड will be defined as, ये ई से हम इसको डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को। ये होता है फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास, कि दो पार्टिकल में फोर्स कितना लग रहा था पर यूनिट मास। अगर तुम इसको फॉर्मूले से समझोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि पहले फोर्स लग रहा था पार्टिकल पे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, लेकिन एक्चुअली में थ्योरेटिकल में क्या होता है ना कि फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। ये मैं भी तुम्हें कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि पहले अगर तुम कोई पार्टिकल एम मास का रखते हो ना, तो वो क्या करता है, पहले फील्ड जनरेट करता है, फील्ड जनरेट होता है उसके बाद फोर्स लगता है। तो अगर तुम फार्मूला से देखोगे फोर्स पर यूनिट मास, तो तुम्हें लगेगा कि पहले फोर्स लगा रहा था दो पार्टिकल पर यूनिट मास, इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड आया। लेकिन फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट मास। अब देखो, मास क्या है, स्केलर, एफ क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई क्या होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब अब फील्ड जो होगा वो वेक्टोरिकली ऐड किया जाएगा, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो अब ई का जो मैग्नीट्यूड होगा, ई का मैग्नीट्यूड तुम लिख सकते हो, ई का मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एम। अब इसका ई का यूनिट भी लिख सकते हो। फोर्स के मैग्नीट्यूड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका मास का क्या होता है, केजी, तो न्यूटन पर केजी हो जाएगा ई का यूनिट। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। सिंपल था, फोर्स पर यूनिट मास था ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये चीज़ बस याद रखना कि थ्योरेटिकली हम ऐसे समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को, अगर कोई भी मास तुम स्पेस में रख दो कैपिटल एम मास का, तो क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, और फील्ड जनरेट करने के कारण अगर उस फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर मास जैसे स्मॉल एम रख दी यहाँ पे, तो क्या करने लगेगा, फोर्स लगाने लगेगा। अब देखो, एम जो हम यहाँ रोटेट किए हैं ना, डॉटेड दिखाए, ये फील्ड दिखाएं कि यहाँ से यहाँ कैपेबिलिटी है इसका फोर्स लगाना। अब इसका डायरेक्शन होगा, देखो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, मतलब ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ। ये देखो
फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा कि मास जो कैपिटल मास रखोगे वो अपनी तरफ, यहाँ पे मास रख दो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, यहाँ पे मास रख दो ये अपनी तरफ, तो फील्ड क्या होगा, इनवर्ड लग रहा होगा। फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, अपनी तरफ लग रहा होगा। ये डायरेक्शन, यहाँ से हमें पता लग गया कि ई फोर्स पर यूनिट मास, जो फोर्स का डायरेक्शन हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, यहाँ तक हम समझ गए। अब देखो, अब हम रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। इसका पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं। ओके, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो दोनों का रिलेशन देखते हैं। यहाँ जो फील्ड था, ग्रेविटेशनल फील्ड था, वो क्या था, फोर्स बाय मास। ये फोर्स कौन सा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, कि फील्ड में जो फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फील्ड जो था वो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास था। ओके, तो ये जो फोर्स होगा क्या होगा, m इंटू ई, लिख सकते हैं इसको m इंटू ई। तो ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब कर क्या रहे हैं हम, मान लो कि कोई पार्टिकल था, लेट से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पार्टिकल था। ओके, यहाँ कोई पार्टिकल कैपिटल मास m का था। ओके, कैपिटल मास m का था। अब क्या किए कि स्मॉल मास m ले लिए, r डिस्टेंस पे था, ये स्मॉल मास जो था, स्मॉल मास था वो r डिस्टेंस पे था। अब क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, हम डिस्प्लेस कर दिया, और इसका जो डिस्टेंस यहाँ कैपिटल m मास से अब कितना हो गया, r प्लस डी आर, मतलब डी आर डिस्प्लेसमेंट इसको किया, यहाँ से यहाँ ले गए। तो चलो अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ जब हम ले गए तो वर्क कितना किया हमने। तो यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, एज ए पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर, आर था, आर प्लस डी आर हम डिस्प्लेस किए, देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। अब देखो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, लेट से कि पार्टिकल इसके बीच में कहीं यहाँ पे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा कि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डी आर, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डी आर, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वर्क डन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डी आर। ओके, वर्क डन ये हो गया। अब वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ से निकाल चुके हैं, क्या है, m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड रख दिए इंटू डी आर। तो ये क्या है, देखो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट डी आर। ई देखो, ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फील्ड है, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो स्केलर हो जाएगा, और हमें पता है कि वर्क जो होता है वो स्केलर होता है। चलो, तो एलिमेंटल वर्क डन कितना हो गया, m इंटू ई डॉट डी आर। अब हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो वर्क डन था ये किसके द्वारा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा था, m इंटू ई डॉट डी आर। ओके, तो यहाँ पे जो होगा डी और डी वी। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ से निकाल चुके हैं, माइनस डी डब्ल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो माइनस रख दिया। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यहाँ लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स m e डॉट डी आर, यहाँ लिख दिया m e डॉट डी आर डिवाइडेड बाई m। तो जो पोटेंशियल आ गया वो क्या आ गया, माइनस e डॉट डी आर। तो देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ये फील्ड के बीच हमारा रिलेशन आ गया। ओके, रिलेशन आ गया। अब देखो हम एज्यूम करते हैं, कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, ये हम कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं कि फील्ड जो है, ये देखो एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। मान लो कि फील्ड जो है ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। मान लो कि फील्ड ये है, अभी देख पा रहे हो फील्ड ये है, तो ये क्या है, 3D में है, फील्ड 3D में है। तो इसका जब तुम प्रोजेक्शन लोगे, देखो इस प्लेन में, इसको जब तुम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे इस प्लेन में, तो कुछ यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो ये क्या होगा तुम्हारा, इस एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये जो होगा, ये देखो एक्स वाई प्लेन में जब इसको प्रोजेक्ट करोगे तो देखो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में। अब जो देखो इसका क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा, ये देखो एक्स डायरेक्शन में होगा फील्ड, एक्स डायरेक्शन में होगा इतना फील्ड, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो तीनों डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो हम क्या किए हैं, ई को तीनों डायरेक्शन में लिख दिए, ई एक्स आई, मतलब आई एक्स डायरेक्शन में जो है फील्ड का मैग्नीट्यूड ई एक्स है। ओके, वाई डायरेक्शन में फील्ड का मैग्नीट्यूड ई वाई है, और जेड डायरेक्शन में फील्ड का मैग्नीट्यूड ई जेड है। ओके, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को ले लिए हम, क्या एक्स डायरेक्शन में डी एक्स है, जेड डायरेक्शन में डी वाई है, और जेड डायरेक्शन में
के डायरेक्शन में के कैप, मतलब जेड डायरेक्शन में जो है डी जेड है। ओके, अब देखो डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब क्या है, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डी वी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू माइनस, ये देखो अब क्या करोगे, ई इंटू डी आर। तो ई के जगह क्या रख दोगे, टोटल ई रख दोगे, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के डॉट, डी आर की जगह रख दोगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों का। तो यहाँ से क्या होगा, पोटेंशियल का और फील्ड के बीच हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखो आ जाएगा। ओके, अब देखो तुमको हम समझा रहे थे 3D में, 3D में सही से समझो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये तुम्हारा प्लेन है, ये प्लेन है। ओके, ये मान लो कि एक्स वाई प्लेन है, इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। ओके, ये तुम्हारा क्या है, ये मान लो फील्ड है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसका डायरेक्शन तुम्हें दिया हुआ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको कंपोनेंट को जैसे तोड़ना है। मान लो कि 3D में दिया है, ये प्लेन दिया है, तो तुम्हें कंपोनेंट को तोड़ना है। जब कंपोनेंट तोड़ोगे तो देखो ये क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे। तो इतना जो डिस्टेंस होगा, ये जो इतना डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। मतलब ई जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा। जब प्रोजेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, ये देखो, ये तुम्हारा एक्स वाई जेड में तुम्हें मैग्नीट्यूड अगर लाना है तो इसको क्या करोगे, प्रोजेक्ट करो मतलब इसको जस्ट प्लेन में ला दो। अब जब प्लेन में ला दोगे तो इसका देखो एक्स कंपोनेंट ये है और वाई कंपोनेंट ये है और जेड कंपोनेंट हम पहले निकाल चुके हैं। तो ई एक्स आई ई वाई जेड, और जेड डायरेक्शन में हम ऐसे जब था तो ई जेड के, ये तुम्हारा फील्ड का एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा अगर फील्ड तुम्हारा 3D में है। ओके, अगर 2D में होगा तो सिर्फ क्या आएगा, मान लो ऐसे है, ये एक्स वाई प्लेन है, ऐसे दिया तो फील्ड का क्या होगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट, मतलब ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। ओके, 2D में ये आ जाएगा। जब 3D आएगा तो 3D में क्या आ जाएगा, देखो ई एक्स इस डायरेक्शन में आएगा, ई वाई ई जेड। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि डी वी माइनस ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। अब देखो ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट था। अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जैसे वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट आई वाला ऐड कर देते हैं, ई एक्स डी एक्स प्लस वाई वाला ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ओके, डी वी इसको वेक्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, वैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ रह गया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया तो ये क्या होगा, ई एक्स डी एक्स, आई के साथ तुम अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होता है, 1 होता है, और आई का तुम जे के साथ करोगे 0, आई का के साथ करोगे तो भी 0। तो आई के साथ करोगे वही वाला तुम्हें मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ई एक्स डी एक्स सिंपल आ गया हमारा, प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। चलो यहाँ से हमारा डी वी का आ गया कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड। अब इसको खोल लेते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस माइनस सब माइनस आ जाएगा, ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ओके, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वाई जेड रिमेन्स कांस्टेंट, वाई जेड रिमेन्स कांस्टेंट मतलब वाई जेड क्या है, कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ओके, मतलब एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा पोटेंशियल लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, वाई जेड डायरेक्शन तुम्हारा कांस्टेंट है, वहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं चेंज हो रहा, तो वाई जेड रिमेन्स कांस्टेंट। जब वाई जेड रिमेन्स कांस्टेंट होगा तो जब कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डेरिवेटिव क्या होगा, 0, और डिफरेंशिएशन जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0। तब देखो यहाँ पे डी वी जो हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू, अब जब वाई जेड तुम्हारा कांस्टेंट होता है कि एक डायरेक्शन में, तो जो डी वी होता है वो डेल्टा होता है, डेल्टा एक ही डायरेक्शन में अब क्या होगा, चेंज होगा, तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स, ये भी डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ई एक्स जो होगा वो होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये देखो, ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब वाई जेड कॉन्स्टेंट हो। तो ई एक्स क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सिमिलरली ई एक्स आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर ई वाई निकालो तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव डी वी बाई डी वाई। सिमिलरली ई जेड क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी जेड।
अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। यहाँ समझाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। यहाँ देखो ई एक्स क्या है, माइनस डी वी बाई डी एक्स है, ओके। ई वाई क्या है, माइनस डी वी बाई डी वाई है। अब ई जेड क्या है, माइनस डी वी बाई डी जेड है। अब यहाँ एक एग्जांपल देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वाई जेड क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ डी वी बाई डी वाई है, यानी एक्स जेड कांस्टेंट है। जिसके टर्म में डेरिवेटिव कर रहे हो बाकी जो दो कोऑर्डिनेट्स थे वो जीरो कांस्टेंट होगा, और जेड के टर्म में कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स वाई कांस्टेंट होगा, ओके। यहाँ से अब मान लो कि पोटेंशियल तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर जेड प्लस 2x, ये तुम्हारा पोटेंशियल है। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है, ये पॉइंट पे रखोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ये पोटेंशियल है स्पेस पे, कोई भी स्पेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पे, ये पोटेंशियल है, ओके। अब तुम्हें ई एक्स निकालना है, तो ई एक्स हमें क्या है, माइनस डी वी बाई डी एक्स है। अब देखो यहाँ से समझ जाओगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो ई एक्स देखो माइनस कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वी बाई डी एक्स की पार्शियल डेरिवेटिव, जहाँ वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई में क्या है, वाई कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, ओके। अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर जेड क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाई जेड कांस्टेंट है, तो वाई और जेड कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव से क्या होगा, वाई जेड कांस्टेंट है तो वाई जेड कांस्टेंट है, और 3 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली वाई जेड कांस्टेंट है एक्स के टर्म में, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2। ये देखो ई एक्स का तुम्हारा वैल्यू आ गया इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स वाई माइनस 2, ओके। एक्स डायरेक्शन में ये तुम्हारा क्या आ गया, फील्ड आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में निकालोगे क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी वाई। अब जैसे डी वाई पार्शियल डेरिवेटिव इन वाई डायरेक्शन लिख रहे हो, तो यहाँ पे एक्स जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्स जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यही करते हैं ई वाई माइनस, अब देखो वाई के टर्म में डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट मतलब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, वाई के टर्म में डेरिवेटिव वाई का 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो वाई के टर्म में डेरिवेटिव कर रहे हैं, जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ 3 और जेड दोनों कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 3z, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 3z इंटू 2y, ओके। अब देखो यहाँ पे y के टर्म में कर रहे हैं, x कांस्टेंट है तो 2x टोटल, 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, तो ई वाई कितना आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6yz। इसी तरह से ई जेड निकालेंगे। अब आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया कि ई एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में तुम्हें फील्ड चाहिए तो नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके टर्म में चाहिए उसी के टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। वाई के टर्म में चाहिए तो पार्शियल डेरिवेटिव उसी के टर्म में करना है, किसका, पोटेंशियल का। जेड के टर्म में चाहिए तो उसी के टर्म में डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव किसका, पोटेंशियल का। अब जिसके टर्म में तुम पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही यही होता है कि जिसके टर्म में तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, जो नेक्स्ट 2 कोऑर्डिनेट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। जैसे एक्स के टर्म में यहाँ तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या होगा, वाई जेड कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलो पढ़ते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम पोटेंशियल पढ़े थे, पॉइंट मास के लिए पढ़े थे, रिंग के लिए पढ़े थे, थिन स्फेरिकल सेल के लिए पढ़े थे, और सॉलिड स्फेयर के लिए पढ़े थे। अब देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस डेरिवेटिव करना है, ओके। तुम्हें अब इंटीग्रेट वगैरह करने का चक्कर खत्म हो गया, एक ही बार करा दिया। तुम चाहो तो इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव से। अगर तुम्हें बस एग्जाम में तुम्हें बस वैल्यू याद करना है, किसका, पोटेंशियल का याद करना है, तुम फील्ड अपने आप निकाल लोगे। यहाँ पे देखो तुम खुद निकाल लोगे, ओके। चलते हैं, बस तुम्हें ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ कि ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई, ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। चलो इसको लिख देते हैं, फिर आगे तुम्हें बताते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई, और ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड, ओके। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब देखो फील्ड हम निकालेंगे, तुम खुद ब खुद निकाल लोगे फील्ड, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ब खुद निकाल लोगे। देखो, लेकिन पोटेंशियल याद होना चाहिए तुम्हें बस। अब देखो कैलकुलेशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स।
अब देखो पहला हम पढ़े थे कि फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास, तो देखो फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। अब देखो ये पॉइंट ओ पे एम मास रख दिए, ठीक है। अब यहाँ स्मॉल मास m है, लेट से स्मॉल मास m है p पॉइंट पे, r डिस्टेंस पे, इसका डिस्टेंस r है। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, तो देखो हमें पता था पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या था, ये जो कैपिटल मास m था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता था, पोटेंशियल का वैल्यू क्या था इस पॉइंट पे, बताओ जरा। पोटेंशियल बताओ जरा क्या था, पोटेंशियल था -gm/r, पोटेंशियल क्या था -gm/r। अब हमें देखो r क्या है, वेरिएबल है, r क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट r वेरिएबल है, कैसे चेंज कर रहा है, तो देखो e r डायरेक्शन में हमें चाहिए, फील्ड r डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे -dv/dr, समझ गए। पार्शियल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में करेंगे, r डायरेक्शन में, क्योंकि r डायरेक्शन में फील्ड चाहिए था हमें, तो ओके। तो ई आर हो गया -del/del r। अब v का पोटेंशियल का हमें पता है, ये वैल्यू रख देंगे -gm/r। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो ई आर इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा del/del r ऑफ gm/r। अब देखो gm कांस्टेंट है और r के टर्म में डेरिवेटिव करना है, तो ई आर आ जाएगा यहाँ पे -gm/r²। देखो फील्ड पता चल गया, तो मैं -gm/r², सिर्फ पोटेंशियल पता करना, फील्ड पता चल जाएगा, ठीक है। तो फील्ड हमें पता चल गया, यहाँ से देखो फील्ड पता चल गया, ई आर इज इक्वल टू -gm/r²। अब देखो gm/r² क्या है, क्योंकि फील्ड है, ये फील्ड है, फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो gm/r² इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ओके, gm/r। और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द मास कैपिटल M। मतलब देखो r डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में r को ले रहे थे ना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लग रहा था, इस डायरेक्शन में क्या पॉजिटिव, और नेगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फील्ड जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, फील्ड मतलब टुवर्ड्स m, इसीलिए ये क्या आया था, माइनस साइन आया था, कि पहले r को हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए थे, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस, इसीलिए हम लिखे टुवर्ड्स द मास m। चलो एक हो गया फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। अब बी करते हैं सेकेंड, कि फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास पढ़ लिया हम। अब देखेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। देखो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा, तुम्हें बस पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हम बताए हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ये रिंग था, इसका लेट से मास m था और इसका रेडियस क्या था, a था, ओके, रेडियस a था। अब r डिस्टेंस पे ये एक्सिस था, इसका r डिस्टेंस पे p पॉइंट था, उसका मास m था। तो हमें पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल हमें कितना पता था, पोटेंशियल इज इक्वल टू -gm, इसका मास -gm डिवाइडेड बाय √r² प्लस a², यही तो पोटेंशियल था रिंग के केस में। पोटेंशियल रिंग के केस में यही तो था, -gm r² प्लस a²। अब देखो अब फील्ड निकालना है हमें, सेम कि r डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेरी हो रहा था, फील्ड इन r डायरेक्शन चाहिए, तो -dv/dr, r डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को डेरिवेटिव कर देना, बहुत ही सिंपल है। तो ई आर इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो del/del r ऑफ gm/√r² प्लस a²। अब देखो gm कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, r सिर्फ वेरिएबल है, r के टर्म में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो देखो ई आर आ जाएगा यहाँ से, gm को हम क्या निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, ओके। अब del/del r ऑफ 1/√r² प्लस a²। अब तुम्हें पता है 1/√r² प्लस a² का डेरिवेटिव कर दो, क्या करना है तुम्हें, डेरिवेटिव करना है, तो इसको अंडर पूरे को x मान लो, 1/√x का पहले डेरिवेटिव कर दो, तो x की पावर क्या आ जाएगा, -1/2। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, ई आर इज इक्वल टू gm, ये आ जाएगा 1/√r²
√x, मतलब x की पावर -1/2। तो x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/2, x को पूरा माने हैं r² प्लस a स्क्वायर को, तो r² प्लस a स्क्वायर की पावर -1/2 -1, तो -3/2, और फिर अंदर का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो r² का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? 2r, और a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो, तो ये क्या आ जाएगा? 2r हो जाएगा टोटल। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ER इज इक्वल टू -GMR बाई r² प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखो फील्ड आ गया तुम्हारा r डायरेक्शन में, r डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया -GMR बाई r² प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या करना था? मुझे कुछ नहीं करना था भाई, मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता था। पोटेंशियल को हम क्या कर दिए? डिफ्रेंशिएट कर दिए। कौन सा डिफ्रेंशिएट? पार्शियल डिफ्रेंशिएट। यहाँ देखो r ही वेरिएबल है एक ही डायरेक्शन में, r। अगर तुम इस डायरेक्शन को r लेते हो, देखो 3 होता है कोऑर्डिनेट में, क्या होता है तुम्हारा? कोऑर्डिनेट में क्या होता है? 3 एक्सिस होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े ना, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। अब मान लो इसको अगर इसको अगर तुम रिंग मान लो, ये देखो इसको अगर तुम रिंग मान लो, ये रिंग मान लो, तो ये वाला एक एक्सिस हो गया इसका, ये जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फील्ड निकाले थे, ये r डायरेक्शन में, ये कौन सा? r डायरेक्शन लिए थे, ये एक्सिस हो जाएगा। एक ये एक्सिस हो जाएगा, एक देखो एक ये एक्सिस हो जाएगा, और ये जो रोटेट कर रहे हो ना थीटा, एक ये एक्सिस हो जाएगा। तो 3 एक्सिस इसका कौन सा है? ये इसका अगर तुम ए ले रहे हो रेडियस के डायरेक्शन में, तो रेडियस के डायरेक्शन में एक आएगा इसका एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस आएगा, जिसके परपेंडिकुलर हम अभी जिस डायरेक्शन में अभी क्या निकाले थे? फील्ड, ये एक्सिस। और एक क्या आएगा? ये देखो रोटेट कर रहा है, ये थीटा डायरेक्शन, तो इसको r θ z कहते हैं। कोई भी अगर सर्कुलर बॉडी है तो r θ z डायरेक्शन, 3D है तो 3D डायरेक्शन क्या होगा? देखो ये r हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और ये z हो जाएगा। तो हमें एक्चुअली z को r लिए हुए हैं, r डिस्टेंस, तो r डिस्टेंस हम r एक्सिस बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब चलो इसका थोड़ा सा हम देखते हैं, ER को थोड़ा समझते हैं कि क्या फॉर्मूला आ गया हमारा फील्ड का। देखो फॉर्मूला, ER इज इक्वल टू -GMR बाई r² प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो माइनस साइन यहाँ फिर से वही वाला, GMR बाई ये क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड है, ओके। अब माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द रिंग सेंटर। क्या हुआ भाई इसका मतलब? ये देखो, अब देखो ये क्या? r डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम क्या ले रहे थे? पॉजिटिव ले रहे थे इस डायरेक्शन में। अब जो फील्ड नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हो, लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग, तो टुवर्ड्स द रिंग सेंटर। अब समझ में आ गया हमें, टुवर्ड्स द क्या है? रिंग सेंटर। अब देखो अगर तुम स्टडी करो ER का, अगर हम चाह रहे हैं कि ग्राफ खींचे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड और डिस्टेंस, r डिस्टेंस का हम ग्राफ, चलो ग्राफ देखते हैं इसको। E का अब क्या ले रहा है? मैग्नीट्यूड ले रहा है। डायरेक्शन तो हो गया टुवर्ड्स द रिंग सेंटर, अब E का क्या ले रहा है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? GMR बाई r² प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ओके। अब ये क्या होगा? r होगा। तब मुझे कुछ नहीं पता है, हम r = 0 रख के देखेंगे, चेक करेंगे कि कैसे जा रहा है, वैल्यू कैसे इसका चेंज हो रहा है। अब देखो r = 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा? r 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब r = a, ये मतलब जो r है, जो डिस्टेंस फ्रॉम रिंग था, अब r = a जो रेडियस था, उसका रिंग का रेडियस था, उतने डिस्टेंस पे इसका वैल्यू क्या होगा? तो चलो हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें वैल्यू रखना है, सिंपली हम वैल्यू रख देंगे। तो GMR की जगह a डिवाइडेड बाई a² प्लस a स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? 2a² की पावर 3/2। तो क्या आ जाएगा? GMA, ये वैल्यू क्या आ जाएगा? GMA डिवाइडेड बाई a³ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 2√2, तो GM/2√2 a²। ये क्या आ जाएगा? फील्ड। ग्राफ हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E फील्ड का और r डिस्टेंस में। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? GMR बाई a² प्लस r² की पावर 3/2, ओके।
तो अब ग्राफ देखो, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस मतलब आर डायरेक्शन आर एक्सिस हो गया, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब चलो इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू रख के देखते हैं। ई इज इक्वल टू जी एम आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हमें कुछ नहीं पता अभी ग्राफ के बारे। चलो ठीक है, हम देखते हैं कि सेंटर पे एट आर इज इक्वल टू 0 फील्ड क्या होगा। आर इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे, आर की जगह 0 रखेंगे, आर की जगह 0 रखेंगे, तो फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जी एम आर का वैल्यू 0, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 आ गया। अब देखो एट आर इज इक्वल टू ए, तो फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी एम आर के जगह ए रखेंगे, फिर आर के जगह ए हमने रख दिया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, आर के जगह ए स्क्वायर रखा, तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a की पावर 3/2। ओके, इसको सॉल्व किया, फिर हम जी एम ए डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2√2 इंटू ए क्यूब। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ गया जी एम बाई 2√2 ए स्क्वायर। ओके, अब इसका जो हम सॉल्व करेंगे कि 1/2√2 का वैल्यू कितना होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आर इज इक्वल टू 0 पे देखो फील्ड क्या हो गया, 0। एट आर इज इक्वल टू ए पे देखो, आर इज इक्वल टू ए पे फील्ड का कुछ वैल्यू आया, वो आया जी एम बाई 2√2 ए स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आता है 0.35 जी एम बाई ए स्क्वायर। ओके, आर इज इक्वल टू ए पे हमें वैल्यू पता चल गया। अब एट आर इज इक्वल टू 2a वैल्यू रखते हैं, 2a वैल्यू देखते हैं, तो ई के जगह फिर वही काम किया, जी एम आर के जगह 2a रखा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर के जगह 2a रखा, तो 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 5a स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो जी एम 2a डिवाइडेड बाई 5√2 आ गया, यहाँ a क्यूब आ गया, तो 2gm बाई 5√2 ए स्क्वायर आ गया यहाँ से। अब इसका वैल्यू रखते हैं 2/5√2 का, तो इसका वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू आता है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एट आर इज इक्वल टू 2a, ये आता है 0.282 जी एम बाई ए स्क्वायर। ये तुम भी करके देख लेना। ओके, तो वैल्यू हमें 0 पे 0 आ गया। अब देखो ए पे वैल्यू आ गया हमारा 0.35 जी एम बाई ए स्क्वायर, और 2a पे वैल्यू आ गया 0.282 जी एम बाई ए स्क्वायर। अब देखते हैं हम फील्ड की कहाँ पे मैक्सिमम होता है, रेडियस के रिस्पेक्ट में कहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो हमें पता है कि फील्ड जब तुम्हें मैक्सिमम करना हो तो क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें मैक्सिमम चाहिए। मतलब डिस्टेंस पे चाहिए आर डिस्टेंस में, कि किस डिस्टेंस पे हमारा क्या हो रहा है, फील्ड मैक्सिमम हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव कर देंगे, डी बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसको डेरिवेटिव 0 करोगे, देखो डी बाई डी आर यहाँ से ई दिया हुआ है, देखो जी एम आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2 है। ओके, यहाँ से डेरिवेटिव हम अगर 0 किए, इसको डेरिवेटिव किया और फिर से 0 किए, तो आर इज इक्वल टू a/2। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मैक्सिमम फील्ड एट आर इज इक्वल टू की कहाँ पे आएगा, a/√2 में। तो चलो अब फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं एट आर इज इक्वल टू a/2 पे। तो चलो आर इज इक्वल टू a/2 पे फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, फील्ड मैक्सिमम हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, तो आर इज इक्वल टू a/√2 की मैक्सिमम जो फील्ड है उसका वैल्यू कितना आता है। चलो जी एम आर की जगह क्या रख दिया हम, आर की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे आर की जगह क्या रख दिया, a/√2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, फिर आर की जगह a/√2 का स्क्वायर, तो a²/2 हो गया की पावर 3/2। ओके, तो अब देखो जी एम a/√2 डिवाइडेड बाई 3a²/2 की पावर 3/2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.384 जी एम बाई ए स्क्वायर। अब देखो a/√2 पे देखो ए से क्या है, वैल्यू ज्यादा है, देखो 0.384 जी एम बाई ए स्क्वायर। अब देखो, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया, ई मैक्स कितना है, 0.384 जी एम बाई ए स्क्वायर। इसको याद रखो, ये ई मैक्सिमम का वैल्यू इतना है, किस पे, एट आर इज इक्वल टू a/√2 पे। ओके, आर इज इक्वल टू a/√2 पे। अब चलो ग्राफ खींचते हैं। ओके, ग्राफ खींचते हैं, तो ये 0 पे वैल्यू आ गया, ये a/√2 पे क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तब देखो 0 से क्या होगा, 0 पे क्या होगा, जो सेंटर था वहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद स्लोप क्या होगा, घटते घटते देखो स्लोप घटते घटते 0 हो गया। ओके, स्लोप क्या हो गया, घटते घटते 0 हो गया। अब फिर क्या होगा, धीरे धीरे स्लोप क्या होगा, इधर से तुम्हारा फिर से वैल्यू जो होगा, स्लोप नहीं, फिर जो वैल्यू होगा ए का, आर इज इक्वल टू ए पे क्या है, वैल्यू कम है। तो देखो ये हम ऐड कर दिए, पॉइंट को ऐड कर दिए। तो शुरू में क्या था कि जहां मैक्सिमम था, मतलब जहां मैक्सिमम था आर इज इक्वल टू a/√2 पे मैक्सिमम था, मतलब स्लोप क्या होगा, 0। तो ये देखो स्लोप घटते घटते क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया ई और आर का। ओके, समझ में आ गया। अब देखो फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल या फिर तुम हॉलो स्फेयर बोल सकते हो। तो चलो, इसका 2 कंडीशन था कि एक P था आउटसाइड, एक P था इनसाइड। तो लेट से अभी P क्या है, इसका मास m था, रेडियस क्या था, a था, और P आउटसाइड है, इसका मास m था। तो रेडियस जब P जब पॉइंट आउटसाइड है
इस सेल के, तो इसका पोटेंशियल क्या था, r डिस्टेंस पे मुझे पता था माइनस जी एम बाई आर डिस्टेंस पे था ये, माइनस जी एम बाई आर। तो ई जब p व्हेन p विल बी आउटसाइड, व्हेन p विल बी आउटसाइड, व्हेन p विल बी आउटसाइड, तो पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर। तो फिर से E आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस डेल वी बाई डेल आर, माइनस और वी की जगह यहाँ रखेंगे तो E आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, माइनस, माइनस रिप्रेजेंट करेगा टुवर्ड्स द, सेम थिंग है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेयर। और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ओके, ये हो गया। अब जो P है, P मान लो इनसाइड है, ये P जो था ये क्या था तुम्हारा, इनसाइड है। लेट्स से ये मास m था, इसका रेडियस क्या था, a था। अब मान लो P क्या है, इनसाइड, P इनसाइड, व्हेन P विल बी इनसाइड, इनसाइड। तो P जो इनसाइड था, तो इसका सेंटर से जो है डिस्टेंस P पॉइंट का क्या था, स्मॉल r था, स्मॉल r था। ओके, तो अब हमें पोटेंशियल पता है इसका P, अच्छा ये थिन स्फेरिकल सेल है, तो पोटेंशियल था माइनस जी एम बाई ए, मतलब कांस्टेंट था पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या था, माइनस जी एम बाई ए। तो फील्ड अब देखो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फील्ड कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, मतलब इनसाइड फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, और आउटसाइड फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब तुम इसका अगर तुम फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस आर, अब देखो जीरो से जब r इज इक्वल टू ए था, r इज इक्वल टू ए, तो फील्ड क्या था इसका, देखो फील्ड जीरो था। अब जैसे ही a से थोड़ा ज़्यादा हुआ, जैसे ही राइट साइड ग्रेटर देन a हो गया, मतलब रेडियस से जस्ट आउटसाइड, इस सरफेस से जस्ट आउटसाइड आया, तो फील्ड हम क्या पढ़े, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब r इज इक्वल टू ए रखोगे, क्या होगा, जी एम बाई ए स्क्वायर। तो जी एम बाई ए स्क्वायर कहीं यहाँ पे आएगा वैल्यू, देखो ये क्या हो जाएगा, जी एम बाई ए स्क्वायर, आर इज इक्वल टू पे। अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, फील्ड क्या होगा, घटते रहेगा, तो ये आएगा, समझ गया, ये आएगा। मतलब ये देखो, ये आर इज इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस मतलब जैसे ही आर से, आर इज इक्वल टू ए से थोड़ा कम, मतलब थोड़ा इनसाइड लेफ्ट साइड, तो देखो इसका वैल्यू जीरो। और जैसे ही थोड़ा ज़्यादा होता है आर इज इक्वल टू ए से, वैल्यू क्या होता है, जी एम बाई ए स्क्वायर। मतलब अगर पूछे क्वेश्चन में, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछ सकता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड इन थिन स्फेरिकल सेल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, डिसकॉन्टिन्यूअस एट ए, इस टाइप से पूछ सकता है। तो अगर तुम्हें डायग्राम याद है तुम इजीली कर सकते हो। ओके, अब लास्ट बचा है बस, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा स्फीयर है, ये क्या था, सॉलिड था। लेट से मास m था, इसका भी रेडियस हमने एज्यूम किया कि a है। ओके, अब फिर से एज्यूम करते हैं कि p पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, इसका मास m है r डिस्टेंस पे। व्हेन p इज आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन p इज आउटसाइड द स्फीयर, तो पोटेंशियल क्या था, माइनस जी एम बाई आर था। फिर से फील्ड हो जाएगा हमारा क्या, माइनस डी वी बाई डी आर। इसको बोलना नहीं है, यही बहुत जगह काम आएगा। हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो पता लगेगा तुम्हें। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो ई अब डेरिवेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, सेम थिंग आ रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नेगेटिव साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये फील्ड है ना, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, और मैग्नीट्यूड हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर। चलो, अब जब P इनसाइड है तो क्या होगा, ये लेट से मास m है, इसका रेडियस क्या था, a था। अब मान लो P पॉइंट यहाँ पे है, P पॉइंट। अब ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे थे, ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस r ले रहे थे, यही वेरिएबल था, r ले रहे थे। अब हमें व्हेन P इज इनसाइड, व्हेन P इज inside the sphere, okay, when P is inside the sphere।
अब हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, जब P इनसाइड होता है आज जो हम लिखे थे वही फार्मूला है, माइनस जी एम बाई 2a³ 3a² माइनस r²। इसको बाबू याद कर लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ड्राइव तो कर नहीं पाओगे एग्जाम में, तो बेटर है इसको याद कर लेना। माइनस जी एम बाई 2a³ 3a² माइनस r²। अच्छे से याद करना, भूलना मत, मैं भी भूल जाता हूँ बहुत बार। v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2a³ 3a² माइनस r²। अब फिर से देखो e आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। इसको तुम्हें डेरिवेटिव करके दिखाई देते हैं। e इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी बाई डी आर। तो e इज इक्वल टू माइनस, अब डेल बाई डेल आर, अब v का वैल्यू रख देंगे। v का वैल्यू क्या है, माइनस जी एम बाई 2a³ 3a² माइनस r²। ओके, ये हम रख दिया। अब माइनस माइनस बाहर आ गया तो e क्या हो जाएगा, प्लस। इज इक्वल टू, अब कॉन्स्टेंट सारा जी एम बाई 2a³ क्या है, बाहर निकालो, तो जी एम बाई 2a³ बाहर आ गया। अब डेरिवेटिव r का किसके टर्म में करना है, 3a² माइनस r² बचा है हमारा। तो e इज इक्वल टू जी एम बाई 2a³। अब देखो 3a² का डेरिवेटिव, 3a² क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव r के टर्म में क्या होगा, 0। अब r² है, r² का डेरिवेटिव r के टर्म में क्या होगा, माइनस 2r। तो चलो e आ गया, फिर से माइनस 2, हाँ, जी एम आर माइनस 2 जी एम आर बाई 2a³। अब 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो e आ जाएगा माइनस जी एम आर डिवाइडेड बाई a³, माइनस जी एम आर डिवाइडेड बाई a³। अब जो माइनस साइन सेम चीज़ है, ये क्या है तुम्हारा फील्ड का, ये क्या है तुम्हारा फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ए फील्ड का मैग्नीट्यूड है, जब P पॉइंट इनसाइड हो तो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा जी एम आर बाई a³। और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। अब मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो टुवर्ड्स द सेंटर मतलब इस डायरेक्शन में होगा ई का डायरेक्शन ये होगा। अब मान लो पॉइंट को तुम यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो टुवर्ड्स द सेंटर मतलब फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। ओके, समझ गए। अब चलो ग्राफ देखते हैं, सबका ग्राफ देख लिया, अब इसका भी ग्राफ देखता हूँ। चलो यहीं पे बना देता हूँ। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और ये आर है। अब मान लो 0 से लेकर आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए, 0 से लेकर आर इज इक्वल टू ए मतलब इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड पॉइंट का फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम आर बाई a³। देखो प्रोपोर्शनल टू आर है, प्रोपोर्शनल टू आर मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा, टिल कब, टिल आर इज इक्वल टू ए तक, क्योंकि ये इनसाइड आर इज इक्वल टू ए पर ये फॉर्मूला है। ओके, तो जी एम आर बाई a³, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये क्या है प्रोपोर्शनल टू आर है, स्ट्रेट लाइन होगा। अब आर इज इक्वल टू ए पे वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम बाई a²। चलो जी एम बाई a²। अब देखो जब a से ज़्यादा, आर जब a से ज़्यादा हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि अब जो पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ स्फेयर है, आउटसाइड द स्फेयर। तो आउटसाइड द स्फेयर, अब फील्ड का क्या फॉर्मूला है, जी एम बाई r²। अब r इज इक्वल टू ए रखोगे तो क्या होगा, जी एम बाई a², जी एम बाई a² ऑलरेडी है। तो r जैसे से इंक्रीज करोगे, ये देखो r जैसे से इंक्रीज करोगे इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। कितनी जगह हम बनाए हैं इसका ग्राफ इस टाइप से, तो ग्राफ देखो इस टाइप से जाएगा और ये फिर घट जाएगा। तो r वर्सेस e का तुम्हारा ये ग्राफ हो जाएगा स्फेयर के केस में, सॉलिड स्फेयर के केस में। ओके, यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग प्लैनेट और सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।